हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल raghavansar.com में। इस वीडियो में आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के समझ बोध आधारित प्रश्नों को समझेंगे और उनके सटीक उत्तरों को जानेंगे। समझ बोध पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में 3 से 4 अंकों के पूछे जाते हैं। अगर इन्हें आप अच्छे से समझ लें तो आप इनके उत्तरों को स्वयं बना सकते हैं। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करे तो यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? बेकिंग सोडे को किस प्रकार हम बेकिंग पाउडर में परिवर्तित कर सकते हैं और टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग सोडे में क्यों किया जाता है? इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। इसके पहले हम समझ लें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले बेकिंग सोडे से शुरुआत करते हैं। ये बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडे को हम मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब मीठे सोडे को गर्म किया जाता है, अगर हमारे घर में मीठा सोडा है तो हम मीठे सोडे का उपयोग अपनी खाद्य सामग्रियों में करेंगे। जैसे हम इडली में, खमन में, बाटियां बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जब खाने का मीठा सोडा गर्म होता है तो गर्म होने पर यह देखिए रासायनिक अभिक्रिया बता रही है, ये Na2CO3 में बदल जाता है। Na2CO3 को हम धावन सोडा या सोडा राख भी कहते हैं। और इस धावन सोडा या सोडा राख के बनने के कारण हमारे भोजन का स्वाद कड़वा हो जाता है। तो अगर हमारी माताजी ने बेकिंग सोडे की जगह, बेकिंग पाउडर की जगह अगर बेकिंग सोडा यानी मीठे सोडे का प्रयोग अगर केक बनाने में किया है तो बनने वाले Na2CO3 के कारण हमारा भोजन स्वाद में, हमारा केक स्वाद में कड़वा हो जाएगा। लीजिए, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया है। यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए केक में कड़वापन आ जाता है। तो क्या हम बेकिंग सोडे का उपयोग करें? नहीं, बाजार में बेकिंग पाउडर भी उपलब्ध है। अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारा भोजन, हमारा केक स्वाद में कड़वा नहीं होगा। तो देखते हैं बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर का उपयोग खाद्य पदार्थों को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में किया जाता है। इसका निर्माण बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक मंद खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल मिलाकर किया जाता है। इसके उपयोग से हमारे खाद्य पदार्थ स्वाद में कड़वे नहीं होते। देखें इसको गर्म करने पर क्या क्रिया होती है, क्यों हमारा भोजन स्वाद में कड़वा नहीं हो रहा है। तो बेकिंग सोडे, एक बी नंबर के प्रश्न का उत्तर भी हमें यहां पर मिल गया कि बेकिंग सोडा में उपयुक्त मात्रा में खाद्य अम्ल अर्थात टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम अपने घर पर भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास बेकिंग सोडा अर्थात मीठा सोडा है तो बाजार से हम टार्टरी अर्थात टार्टरिक अम्ल लाकर, जो कि सूखे क्रिस्टलीय दानों के रूप में मिलता है, और मिलाकर हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। इसके उपयोग से क्यों खाद्य सामग्री कड़वी नहीं होती? देखिए, जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो बेकिंग पाउडर, यहां नीचे समीकरण दे रखी है, सबसे नीचे देखिए, NaHCO3 में खाद्य अम्ल मिलाकर हमने बेकिंग पाउडर को तैयार किया है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो यहां पर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। H2O यहां पर भाप के रूप में बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गैस है। जब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनती हैं, इसी के कारण हमारा भोजन स्पंजी फूल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसमें बारीक बारीक छेद बन जाते हैं और वो स्पंजी और नर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ अम्ल का सोडियम लवण बन रहा है, धावन सोडा नहीं बन रहा, बल्कि अम्ल का सोडियम लवण बन रहा है। उस अम्ल ने धावन सोडे से क्रिया करके लवण बना लिया, धावन सोडे को उदासीन कर दिया, और चूंकि धावन सोडा नहीं बना, हमारा केक कड़वा नहीं होगा। इसलिए अक्सर हम बेकिंग पाउडर का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो हमारे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल गया। टार्टरिक अम्ल बेकिंग के समय यानी गर्म करते समय बेकिंग सोडा के गर्म होने पर बने धावन सोडे से अभिक्रिया कर उसे उदासीन कर देता है। इस कारण केक का स्वाद कड़वा नहीं होता। तो क्यों हमें बेकिंग सोडे की जगह बेकिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए खाद्य सामग्रियों में, यहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक सामान्य क्षारक बी की शुष्क गोलियां जब खुली हवा में रख दी जाती हैं तो चिपचिपी हो जाती हैं। यह क्लोर क्षार या क्लोर एल्कली प्रक्रिया का एक उत्पाद है। उस बी की हमको पहचान करना है, और जब उस बी की अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया होती है तो हमें उस अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है और उसकी संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ये समझ पर आधारित प्रश्न है। आपने पूरे पाठ को पढ़ा, उसके बाद
अपनी समझ के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर बनाना है। अक्सर बच्चे विद्यार्थी इन ऐसे प्रश्नों को परीक्षाओं में छोड़ आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कठिन नहीं है। इनके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं, फिर आप अपना उत्तर अपनी भाषा में स्वयं बना सकेंगे। पहले मैं आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया बताता हूं। ये क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है और इसमें कौन सा उत्पाद बनता है। वही उत्पाद हमारा बी नंबर का है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से, अर्थात पानी में हमने नमक घोल दिया और फिर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह सोडियम क्लोराइड नमक वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये इसके फ्लैक्स, ये सूखी अवस्था में इसके फ्लैक्स यानी चिप्स या इसकी गोलियां बाजारों में आती हैं। अगर इसे हम खुला छोड़ दें तो ये वायु की नमी से क्रिया करके चिपचिपी हो जाती हैं। तो हमें एक उत्तर तो हमारा मिल गया। ये देखिए, यहाँ रासायनिक समीकरण भी है क्लोर क्षार प्रक्रिया की। ये नमक को हमने पानी में घोला, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करी तो NaOH बना। तो हमारा पहला उत्तर हमें मिल गया कि जो शुष्क क्षारक की भी गोलियां हैं वे वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH है। अब हमें उस NaOH की अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया कराना है। तो ये अम्लीय ऑक्साइड होते क्या है? तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आपने अध्याय 1 में पढ़ रखा है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो हमें NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसी अधात्विक ऑक्साइड से करवाना पड़ेगी, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और मैंने यहां पर अधात्विक ऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है। कार्बन एक धातु है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जब NaOH अर्थात क्षार इस अधात्विक ऑक्साइड अर्थात अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बन रहा है? लवण और जल बन रहा है। इसकी हम समीकरण भी देख लेते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हमारे सामने आ गया है। उत्तर है वह सामान्य क्षारक B, जिसे हमने खुला हवा में रखा था और गोलियां चिपचिपी हो गई थी, जो क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH है। और जब इस NaOH की हम किसी अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और यह उसकी समीकरण यहां पे लिखी हुई है। तो कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को समझ लिया। हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? तीसरा प्रश्न है, एक धातु का कार्बोनेट X एक अम्ल से क्रिया करके गैस निकालता है, जिसे एक विलयन Y में प्रवाहित करने पर पुनः धातु कार्बोनेट बनता है। दूसरी तरफ एक गैस G जो नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के समय धनाग्र अर्थात एनोड या धन इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है, को यदि शुष्क Y पर प्रवाहित करें तो वह एक यौगिक Z बनाता है, जिसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। हमको X, Y, Z और Z सभी की पहचान करना है। दिखने में बड़ा कठिन प्रश्न लगता है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो यह आपके लिए बहुत सरल बन जाएगा। हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास क्यों करते हैं? समझाने से आपको उत्तर रटना नहीं पड़ते। अगर किसी चीज़ को समझा है तो आप आसानी से उसका उत्तर स्वयं बना सकते हैं। और समझने के बाद आप उत्तरों को कभी भूल नहीं सकते। आप हमेशा आपको वो आपके दिमाग में रहेंगे, आपको याद रहेंगे। चलिए हम इसको समझते हैं। ऐसे बड़े प्रश्नों में हमें क्या करना है? जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है शुरू से वैसा वैसा करते जाना है। प्रश्न ने कहा कि एक धातु कार्बोनेट X की अम्ल से अभिक्रिया कराओ, एक गैस निकलेगी। लीजिए, हमने अभिक्रिया करा दी। धातु कार्बोनेट X की अम्ल से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट हमने यहाँ पे लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम धातु है और उससे कार्बोनेट समूह जुड़ा हुआ है, CO3 समूह। तो ये धातु का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराई, अम्ल HCl। तो देखिए क्या बन रहा है, CaCl2। यहाँ अर्थात यहाँ कैल्शियम का लवण बन गया धातु का, CaCl2। और क्या बन रहा है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि जो गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसे एक विलयन Y में प्रवाहित करो तो पुनः धातु कार्बोनेट बनाता है। पुनः धातु कार्बोनेट बनाता है, कैसे बनाता है? अगली समीकरण हमें बता रही है। तो पहली अभिक्रिया में हमने धातु कार्बोनेट की, देखिए, अम्ल से अभिक्रिया कराई तो एक गैस बनी। फिर प्रश्न के कहे अनुसार उस गैस को हमने चूने के पानी में प्रवाहित किया। चूने का पानी अर्थात हमने बिना बुझे चूने को पानी में घुला है। तो CaOH होल ट्वाइस को हम चूने का पानी कहते हैं। चूने के पानी में प्रवाहित करा तो आप जानते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं
तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप तैयार होता है। तो देखिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट वापस बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अम्ल से अभिक्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करा तो पुनः कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हो गया। तो हमारे शुरुआती 2 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए और x और y की पहचान हमें हो गई। तो वो पदार्थ या धातु कार्बोनेट X क्या है? वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। और दूसरा प्रश्न है कि इसमें बनने वाली गैस कौन सी है जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पुनः धातु कार्बोनेट अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है? तो वह गैस है वह पदार्थ कौन सा है जिसे हम उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर रहे हैं? CaOH होल ट्वाइस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी तरफ गैस G को नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के समय धनाग्र पर प्राप्त होती है। तो लीजिए हमने नमक का विद्युत अपघटन करा दिया। ये क्लोर क्षार प्रक्रिया है। नमक का विद्युत अपघटन कराने पर हमें धनाग्र पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। धनाग्र पर क्लोरीन गैस प्रवाहित बनती है और जब इस क्लोरीन गैस को हम शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया कराते हैं। उन्होंने कहा है कि बनने वाली, प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि नमक का विद्युत अपघटन कराइए तो एक गैस बनेगी। लीजिए एक गैस बन गई। इस गैस को उन्होंने कहा है कि वाय में प्रवाहित करिए। वाय क्या है? हमारा बुझे हुए चूने का जलीय विलयन। तो हमने देखिए क्लोरीन गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया तो एक पदार्थ बना जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के तौर पे किया जाता है, जिसका उपयोग पानी को साफ करने में और पानी के कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। वो है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण CaOCl2। तो इस प्रकार हमारे बाकी प्रश्नों के भी उत्तर हमें प्राप्त हो गए कि गैस जो नमक के विद्युत अपघटन करने पर धनाग्र पर प्राप्त हो रही है वो क्लोरीन गैस है। और जब इस क्लोरीन गैस की हमने पदार्थ Y अर्थात CaOH होल ट्वाइस से क्रिया कराई तो कीटाणुनाशक के रूप में हमें विरंजक चूर्ण या CaOCl2 मिला जो हमारा यौगिक Z है। तो नीचे दिए गए स्टेप को आप एक एक करके जब समझते जाएंगे तो इस प्रश्न के सारे उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त तालिका के समूह 2 के एक तत्व का सल्फेट लवण एक सफेद एवं मुलायम पदार्थ है। इसकी लुगदी बनाकर इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यदि इस यौगिक को कुछ समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो यह एक ठोस पदार्थ बनाता है जिसे ढालने के उद्देश्य से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इस सल्फेट लवण की पहचान कीजिए और बताइए कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अभिक्रियाओं की समीकरण भी दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा हमें करना है। प्रश्न ने सबसे पहले कहा हमें आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्व का सल्फेट लवण। तो पहले हम आवर्त सारणी देखें। चलिए हम आवर्त सारणी देखते हैं तब तो हमें पता चलेगा। ये लीजिए हमारे सामने आवर्त सारणी आ गई है और आवर्त सारणी का समूह 2 देखिए। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम तत्व हैं। इसमें से किस तत्व का सल्फेट लवण सफेद पाउडर के रूप में बाजार में आता है, जिसे हम पानी में घोलकर लुगदी में बदल सकते हैं और उससे हम विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बना सकते हैं। तो आपको कुछ कुछ याद आ गया होगा। जी हां, आवर्त सारणी के समूह 2 का तत्व कैल्शियम का सल्फेट लवण, कैल्शियम का सल्फेट लवण CaSO4, ये बाजारों में आता है, पाउडर के रूप में मिलता है, जिसे हम घर में लाकर पानी के साथ घोलकर लुगदी बनाते हैं और उससे हम विभिन्न आकारों में ढाल सकते हैं। तो हमें पदार्थ की पहचान हो गई कि किस तत्व का सल्फेट लवण है। वो कैल्शियम तत्व का सल्फेट लवण है और उसका नाम क्या है? उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए अब हमसे जैसा कहा गया है कि अगर इस सफ़ेद चूर्ण को, इस कैल्शियम के सल्फेट लवण को, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए, हमने पानी में नहीं घोला, हमने लुगदी नहीं बनाई, केवल हमारे घर पे रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, तो वह वायु से क्रिया करके कठोर हो जाता है, जम जाता है, खराब हो जाता है और फिर हमें उसे किसी भी काम में नहीं ले सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब POP को खुला रखा जाता है तो यह सफ़ेद चूर्ण वायु की नमी, आर्द्रता को सोख कर पुनः कठोर जिप्सम में बदल जाता है। तो ये पदार्थ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी समीकरण भी यहाँ पर दे रखी है कि जब ये पानी से क्रिया करता है, जब ये नमी को सोख लेता है तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये देखिए यहाँ समीकरण में दिखाई गई है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये खुला रखा हुआ था, इसने वायु में से नमी अर्थात पानी को सोख लिया और पानी के 1.5 अणु को वापस सोख लिया और फिर ये जिप्सम में बदल गया। जिप्सम कठोर होता है
और एक बार जिप्सम में बदल जाने के बाद यानी कठोर हो जाने के बाद फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं कर सकते। तो लीजिए हमारा उत्तर, आवर्त सारणी के समूह 2 का तत्व कौन सा है? वो कैल्शियम। कैल्शियम तत्व का सल्फेट लवण एक सफेद मुलायम पदार्थ है, देखो चित्र में भी दिख रहा है। एक लुगदी बनाकर इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इससे मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। इसका सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तथा सूत्र CaSO4 1/2 यानी ½ H2O है। जब इसे वायु में खुला छोड़ते हैं तो यह नमी से क्रिया करके पुनः कठोर जिप्सम में बदल जाता है, खराब हो जाता है और पुनः इसको प्रयुक्त या उपयोग में नहीं लिया जा सकता। और इसकी रासायनिक समीकरण भी यहां दिखाई गई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है, 5वां। साल्ट A का प्रयोग सामान्यतः बेकरी उत्पाद बनाने में होता है। यह गर्म करने पर दूसरे साल्ट B में परिवर्तित हो जाता है, जो स्वयं जल की कठोरता दूर करने में प्रयुक्त होता है। और एक गैस C निकलती है। जब यह गैस चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो उसे दूधिया कर देती है। A, B और C की पहचान कीजिए। आप इस प्रश्न को देखकर ही A, B और C की पहचान कर सकते हैं। पदार्थ A जिसका प्रयोग हम बेकरी उत्पाद बनाने में करते हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, ये पदार्थ की पहचान होगी। जब इसे गर्म किया जाता है तो दूसरे साल्ट B में बदल जाता है, जिसे हम जल की कठोरता दूर करने में प्रयुक्त करते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए करते हैं। वो है धावन सोडा Na2CO3। और साथ ही साथ एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, वो गैस है C, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने समझा है तो आप प्रश्न को देखकर ही उत्तर निकाल सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको यहां समझा रहा हूं। साल्ट A बेकिंग सोडा है, जिसका उपयोग हम बेकरी उत्पाद बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी की भाप है वो खाद्य पदार्थों को मुलायम और स्पंजी कर देती है। तो हमारे पहले प्रश्न का पदार्थ A हमें मिल गया, बेकिंग सोडा। इसको जब हम गर्म करते हैं, खाने में मिला दिया, खाने को हम पकाएंगे तो खाना गर्म होगा ना। तो जब खाने को गर्म करते हैं तो जो इसमें हमने मीठा सोडा मिलाया था NaHCO3, वो गर्म होकर एक दूसरे लवण में बदल जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ Na2CO3, जिसे धावन सोडा या सोडा राख या सोडा S भी कहते हैं, जिसके कारण भोजन कड़वा हो जाता है। तो हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि इसको गर्म करने पर जो पदार्थ B बनता है वो धावन सोडा है, और इसका उपयोग हम कठोर जल को मृदु बनाने के लिए करते हैं। इसमें बनने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें, ये समीकरण कह रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने चूने के पानी यानी CaOH के जलीय विलयन में प्रवाहित किया तो क्या हुआ? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है दूधिया? क्योंकि उसमें CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अघुलनशील अवक्षेप बन जाता है। तो हमारे C नंबर की गैस की पहचान भी हो गई, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए छठा और अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? हमारे पास बेकिंग पाउडर है और धावन सोडा है, इनकी पहचान करना है, लेकिन गर्म करने की क्रिया के द्वारा। तो देखें इनको गर्म करने से क्या होता है और इनकी पहचान हो जाएगी। अगर हम बेकिंग पाउडर को गर्म करें, बेकिंग पाउडर पता है ना कैसे बनता है? यस, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल, खाद्य अम्ल मिला देने से बेकिंग पाउडर तैयार हो जाता है। और जब इसे गर्म करते हैं तो अब यहां धावन सोडा नहीं बनता, बल्कि उस खाद्य अम्ल का लवण बन जाता है। वह खाद्य अम्ल धावन सोडे से क्रिया करके लवण बना देता है, धावन सोडे को उदासीन कर देता है। बनने वाला H2O और CO2 खाद्य पदार्थ को स्पंजी और नरम बना देता है, और भोजन भी स्वाद में कड़वा नहीं होता। तो बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या बन रहा है? अम्ल का लवण, पानी जलवाष्प के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर यह भी क्रिया होती है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने के बाद 3 उत्पाद लवण, जल और पानी बनता है। अब धावन सोडे को गर्म करने पे क्या होगा? देख लीजिए, धावन सोडा एक जल योजित यौगिक है जिसमें 10 अणु पानी के क्रिस्टलीकृत रूप में बंधे हुए रहते हैं। इसे क्रिस्टलन का जल भी कहा जाता है। तो Na2CO3 × 10H2O, यह हमारा धावन सोडा एक जल योजित यौगिक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो इसके साथ जो 10 अणु पानी के बंधे हुए हैं ठोस रूप में, क्रिस्टलीकृत रूप में, ये गैस बनकर इससे अलग हो जाते हैं और ये सामान्य Na2CO3 में बदल जाता है, जिसे अब हम सोडा राख या सोडा एस कहते हैं। तो धावन सोडे को गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? सोडा राख तथा जल। इस क्रिया को हम उत्फुलन भी कहते हैं। तो हमने पहचान लिया कि बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे तो एक लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और पानी बनेगा। जबकि हम धावन सोडे को गर्म करेंगे तो उससे 10 अणु पानी के निकल जाएंगे, वो एक राख, सफेद राख नुमा संरचना में बदल जाएगा। इस प्रकार हम इन दोनों पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर गर्म करने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो खाद्य पदार्थों को मुलायम तथा स्पंजी बनाती है। आप उसकी रासायनिक समीकरण भी दर्शा दीजिए।
जबकि धावन सोडा जो एक जलयोजित यौगिक है जिसमें 10 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, इसे जब हम गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और इस श्वेत पाउडर सोडा राख में बदल जाता है। इस क्रिया को उत्फुल्लन कहते हैं। आप उसकी भी रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इन दोनों पदार्थों को गर्म करके इनकी पहचान कर ली। 7वां प्रश्न, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्लों से क्या समझते हो और निम्नलिखित में से आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल छांटना है। 6 उदाहरण दे रखे हैं जिसमें से शायद 3 प्रबल हो और 3 दुर्बल हो। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा ताकि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की अन्य कई परिभाषाएं भी लिख सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने 2 परख नलियां ली हैं और 2 परख नलियों में समान मात्रा और समान सांद्रता वाले अम्ल लिए हैं। लेकिन एक परख नली में प्रबल अम्ल है और दूसरी में दुर्बल अम्ल है। तो हमने एक परख नली ली और उसमें एक अम्ल ले लिया। अभी हमको नहीं पता कि वो प्रबल है या दुर्बल है, तो एक परख नली ली और उसमें हमने एक अम्ल ले लिया। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल? तो हम उस अम्ल के साथ कुछ प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग क्या करेंगे देख लीजिए। हम एक लिटमस पीएच पत्र लेंगे, पीएच पत्र जिससे विलयनों की अम्लीता और क्षारीयता का पता किया जाता है। ये सामान्यतः पीले रंग का होता है। एक पीएच पत्र लेंगे और इस पर हम उस परख नली में लिए गए अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे। हमारा लिटमस जो पीएच पत्र है वो गहरे लाल रंग का हो गया, गहरे लाल रंग का हो गया। तो कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा। अगर पीएच स्केल पर अगर आप इस रंग को पहचाने, पीएच स्केल अपने पास रखिए, इस रंग को पीएच स्केल पर देखिए, ये रंग पीएच स्केल में कहां दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये लाल गहरा रंग पीएच मान 0 को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस अम्ल का पीएच 3 से कम है। क्यों भाई इसका पीएच 3 से कम क्यों है? इसने गहरा लाल रंग क्यों प्राप्त किया? क्योंकि इस अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा है। जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या हाइड्रोजन आयनों की संख्या या मात्रा बढ़ती जाती है। तो पीएच पत्र का गहरा लाल होना, पीएच का 3 से कम आना, यह बताता है कि इस विलयन में, इस अज्ञात अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है। तो हम तो एक तो पीएच पत्र के द्वारा इसे पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास पीएच पत्र नहीं है तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे? चलिए हम एक धातु का टुकड़ा लेते हैं। हमने मैग्नीशियम धातु की पट्टी ले ली और इस अम्ल के अंदर हमने डाल दी। हमने देखा कि बहुत तेजी से सरसराहट हुई, बुदबुदाहट हुई और बहुत सारी हाइड्रोजन गैस निकली। तो अगर धातु अम्ल के साथ तेजी से क्रिया करके बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है तो भी यह जो हमने अम्ल लिया है यह प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल की यहां पर बहुत सारी परिभाषाएं बन गई। पहली परिभाषा कि प्रबल अम्ल जो होता है उसका पीएच 3 से कम होता है। प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। प्रबल अम्ल धातुओं से तेजी से क्रिया करते हैं और समस्त प्रबल अम्ल संश्लेषित अम्ल होते हैं। ये प्रकृति में नहीं मिलते, इन्हें प्रयोगशालाओं में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनाया जाता है। तो देखिए प्रबल अम्ल के कितनी सारे पहचान की विधियां हमने आपको बता दी। ऐसे ही अब हम दुर्बल अम्ल की पहचान करते हैं। ये देखिए 2 परख नलियां थी, दोनों में हमने देखिए बराबर मात्रा में समान सांद्रता के अम्ल लिए हैं। तो अब हमने दूसरी परख नली ली, इसमें भी एक अम्ल भरा हुआ है। अभी हमको नहीं पता ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल, इसकी हम पहचान करना चाहते हैं। पहला प्रयोग करा हमने पीएच पत्र के साथ। पीएच पत्र लिया, या तो पीएच पत्र इस परख नली में डाल दीजिए या इस अम्ल की कुछ बूंदें पीएच पत्र पे डाल दीजिए। पीएच पत्र पीले से ऑरेंज नारंगी रंग का हो गया, जो यह हमें बताता है कि पीएच स्केल पर यह रंग हमें बताता है कि यह पीएच मान 3 है या 3 से 7 के बीच में है। पीएच मान 3 से अधिक है। ऐसा क्यों है? क्यों पीएच मान इसका 3 से अधिक है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है। तो पहचान का पहला तरीका मिल गया। अगर अम्ल पीएच पत्र को गहरा लाल ना करते हुए पीला या नारंगी कर रहा है तो समझ जाइए कि वह अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि उसका पीएच 3 से अधिक है, 3 से 7 के मध्य है और उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है। चलिए दूसरा प्रयोग, हम मैग्नीशियम धातु की इसमें पट्टी डालते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, बहुत कम हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यह प्रयोग भी हमें बताता है कि दिया गया अम्ल प्रबल नहीं बल्कि दुर्बल है, क्योंकि दुर्बल अम्लों के साथ धातुएं बहुत धीमी गति से क्रिया करती हैं। और समस्त दुर्बल अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ये प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थों में होते हैं। जैसे नींबू में हमारा साइट्रिक अम्ल होता है, जैसे इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, जैसे मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में, नेटल पौधे की पत्तियों पर मिलने वाले डंकों में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल होता है। तो ये प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें बनाना नहीं पड़ता, ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो इस प्रकार हमने दुर्बल और प्रबल अम्लों की पहचान करी। हम कोई सी भी परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं। ये उत्तर आपके सामने है। प्रबल अम्ल विलयन में
अधिक संख्या में H धन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनका pH मान 3 से कम होता है। ये धातुओं से तेजी से क्रिया करते हैं। दुर्बल अम्ल विलयन में कम संख्या में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनका pH मान 3 से अधिक होता है। ये धातुओं के साथ धीमी गति से क्रिया करते हैं। और प्रबल अम्ल संश्लेषित अम्ल है, बनाया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि दुर्बल अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्राकृतिक पदार्थों में मिलते हैं, साइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल एवं फार्मिक अम्ल। चलिए, हमारा 8वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। किसी पदार्थ में क्रिस्टलन जल होने का क्या तात्पर्य है? क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए कि कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है। तो पहले देखें क्रिस्टलन जल होता क्या है, तब तो हम अपना उत्तर लिख पाएंगे। हर चीज को बारीकी से समझिए। हो सकता है कि आपको 10वीं की कक्षा में तो काम आए ही, बाद की आने वाली कक्षाओं में भविष्य में भी आपको ये चीजें अगर समझी हैं तो आपको काम आ सकती हैं। चलिए, सबसे पहले क्रिस्टलन जल देखेंगे। उसके पहले हम जल योजित यौगिक पढ़ते हैं। ये जल योजित यौगिक क्या होता है? जल योजित यानी जल के साथ जुड़े यौगिक, वे यौगिक जिनके इकाई सूत्र अर्थात एक अणु में जल के निश्चित अणुओं की संख्या ठोस क्रिस्टलीय रूप में बंधी होती है, उन्हें हम जल योजित यौगिक कहते हैं। जैसे नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, इसमें देखिए 5 अणु पानी के बने हुए हैं। CuSO4 के इकाई सूत्र के साथ एक अणु के साथ 5 अणु पानी के बंधे हुए हैं। और ये पानी के अणु यहां पर ठोस रूप में होते हैं। पानी तीनों रूपों में, तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन यहां पर पानी के अणु ठोस क्रिस्टलीकृत रूप में बंधे हुए हैं। इसलिए नीला थोथा भी क्रिस्टल रूप में मिलता है, नीले रंग के क्रिस्टल यानी शक्कर के दानों की तरह। धावन सोडे को देखिए, इसमें 10 अणु पानी के बंधे हुए हैं। और जिप्सम को देखिए, इसमें इसके CaSO4 अर्थात इकाई सूत्र या एक अणु के साथ 2 अणु ठोस क्रिस्टलीकृत पानी के बंधे हुए हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें पानी के कुछ अणु ठोस या क्रिस्टलीकृत रूप में बंधे हुए रहते हैं, उन्हें हम जल योजित यौगिक कहते हैं। और ये सारे यौगिक क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं, शक्कर के दाने की तरह। लेकिन अगर इन्हें गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? देखते हैं, इनको गर्म कर दिया जाए क्या हो जाएगा। अगर हम इन सभी जल योजित यौगिकों को, चाहे वो नीला थोथा हो, चाहे वो धावन सोडा हो, चाहे जिप्सम हो, अगर हम इनको गर्म करें तो क्या होगा? इनके साथ जो पानी के अणु बंधे हुए हैं ये हट जाएंगे, गैस बनकर उड़ जाएंगे। और ये सारे क्रिस्टलीकृत पदार्थ श्वेत रंग के चूर्ण, अक्रिस्टलीकृत श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाएंगे, जिसे हम सोडा राख या सोडा ऐश कहते हैं। तो नीला थोथा को अगर गर्म करेंगे तो ये श्वेत चूर्ण में बदल जाएगा, जिसे हम श्वेत थोथा कहेंगे। धावन सोडे को गर्म करोगे, इसके 10 अणु पानी के निकल जाएंगे, केवल Na2CO3 बचा रह जाएगा, जिसे अपन सोडा राख कहेंगे। प्लास्टर ऑफ जिप्सम को आप गर्म करेंगे तो इसके 1.5 अणु पानी का उड़ जाएगा, आधा अणु पानी का बंधा रह जाएगा, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस वही सफेद रंग का चूर्ण बन जाता है। तो अगर इन सभी जल योजित यौगिकों को गर्म कर दिया जाए तो इनमें जुड़े हुए पानी के अणु हट जाते हैं और ये अक्रिस्टलीकृत सफेद रंग के पाउडर में बदल जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः राख कहा जाता है। ये क्रिया उत्फुलन कहलाती है। एक और चीज मैं यहां पे समझा रहा हूं, पुनः क्रिस्टलीकरण क्या होता है। अगर हम इन उत्फुलन के बाद जो राख बनी है, उत्फुलन के बाद जो श्वेत रंग का पदार्थ बना है, अगर उसको हम भिगो दें, उसमें पानी की कुछ बूंदें डाल दें, उसे पुनः पानी के संपर्क में ले आएं, तो वे जो गर्म करने पर पानी के जिन अणुओं को उन्होंने खो दिया था, वो अणु पानी के वापस ग्रहण कर लेते हैं और पुनः जल योजित यौगिकों में बदल जाते हैं। अगर मैं CaSO4 में पानी डाल दूं तो वो CuSO4 × 5H2 में बदल जाएगा। अगर मैं सोडा राख Na2CO3 में पानी डाल दूं तो वो पुनः Na2CO3 × 10H2 में बदल जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो हमने देखा ही है कि अगर इसकी पानी के साथ लुगदी बना लें तो ये पानी को ग्रहण कर पुनः कठोर होकर जिप्सम में बदल जाता है। तो इस प्रकार उत्फुलन के बाद अगर हम इन यौगिकों को पानी के संपर्क में लाएं तो ये पुनः क्रिस्टलीकृत होकर जल योजित यौगिकों में बदल जाते हैं। तो चलिए, हमारा उत्तर तैयार हो गया। किसी क्रिस्टलन का जल क्या है, यानी यहाँ पर हमें क्रिस्टलन जल की परिभाषा लिखना है। किसी जल योजित यौगिक या लवण के इकाई सूत्र में अर्थात एक अणु के साथ जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यह लवण के क्रिस्टल के अंदर बंधे जल के ठोस अणुओं की संख्या होती है। यहां उदाहरण भी दिया गया है कि किस यौगिक में, किस जल योजित यौगिक में कितने अणु पानी के बंधे हुए हैं। अच्छा, एक क्रियाकलाप भी हमसे पूछा है कि साबित करो कि पदार्थों में क्रिस्टलन का जल होता है और गर्म करने पर वो क्रिस्टलन का जल उड़ जाता है और पुनः पानी मिलाने पर फिर वापस क्रिस्टलन का जल आ जाता है। एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए, वो भी कॉपर सल्फेट अर्थात नीले थोथे की क्रिया द्वारा। तो देखिए, ये हमने एक क्रियाकलाप यहां पर ले लिया है। ये आपको एक डिस्क में
एक नीले रंग का पाउडर, दानेदार क्रिस्टलीकृत नीले रंग का दानेदार पदार्थ दिख रहा है, ये है कॉपर सल्फेट, CuSO4, शुष्क नीले कॉपर सल्फेट, जिसमें क्रिस्टलन जल बंधे हुए हैं, 5 अणु पानी के यहाँ बंधे हुए हैं। तो देखिए कैसा दिख रहा है, क्रिस्टलीकृत रूप में दिख रहा है, शक्कर के दाने की तरह, साथ ही साथ नीले रंग का है। चलिए, तो ये तो हो गया जल योजित यौगिक नीला थोड़ा। अब इसे हम गर्म कर देते हैं। गर्म करना सिंपल है, इसे बर्नर के ऊपर रख दीजिए या परख नली में डालकर इसे हल्का सा किसी आंच के ऊपर गर्म कर दीजिए। जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उत्फुलन होगा, इसमें से 5 अणु पानी के हट जाएंगे और ये सामान्य CuSO4 में बदल जाएगा, जो सफेद रंग का चूर्ण होता है। तो गर्म करने पर यह हमारा सफेद रंग का चूर्ण बन गया। अब इसमें हम वापस पानी की बूंदें डालें। ये देखिए सफेद चूर्ण में हमने परख नली, हमने ड्रॉपर से पानी की कुछ बूंदें डाली, तो जहां जहां पर पानी गिरा वो वापस से नीले रंग का हो गया। अर्थात अगर हम इन यौगिकों में पुनः पानी डाल दें तो ये पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा जल योजित यौगिकों में बदल जाते हैं, वापस से हमें नीले रंग का क्रिस्टलीकृत नीला थोड़ा मिल जाएगा। तो विलयन, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है और श्वेत रंग का चूर्ण बन जाता है, परंतु क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोने पर क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। यह प्रयोग, यह क्रियाकलाप साबित करता है कि कुछ यौगिकों के साथ उनके इकाई सूत्र से क्रिस्टलन का जल बंधा होता है। चलिए बिना देरी करे हम अपने अगले 90 प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कुल 10 प्रश्नों का समावेश यहां पर किया गया है। समझाइए क्यों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका उत्तर लिखने के पहले हम लवणों के बारे में जानेंगे कि लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, लवण अच्छे से आप जानते हो, साल्ट, अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बने यौगिकों को हम लवण या साल्ट कहते हैं, जिसे हम एक सामान्य अभिक्रिया द्वारा दिखा सकते हैं। अम्ल और क्षार मिलाओ तो लवण और जल बनता है। बनने वाले ये लवण 3 प्रकार के होते हैं। गौर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। कितने प्रकार के लवण हैं? 3 प्रकार के, उदासीन, अम्लीय और क्षारकीय। उदासीन लवण को देखिए, वे लवण जो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बनते हैं उन्हें हम उदासीन लवण कहते हैं। जैसे नमक, NaCl, ये देखिए HCl यहां पर प्रबल अम्ल है, पहचानते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH यहां पर प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तब जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि यहां पर अम्ल और क्षार दोनों समान सामर्थ्य या ताकत के हैं और इन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह उदासीन कर दिया है, इसलिए बनने वाला लवण भी उदासीन है। अम्लीय लवण पे आइए। अम्लीय लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बनते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। उदाहरण है कॉपर सल्फेट, CuSO4। देखेंगे कैसे बना होगा। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए हमें H2SO4 चाहिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक प्रबल अम्ल है, संश्लेषित अम्ल है, और दूसरा इसकी क्षार से क्रिया कराना पड़ेगी। तो दूसरा क्षार देखिए, क्षार क्या है? CuOH होल ट्वाइस, या एक कॉपर का क्षार है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक दुर्बल क्षार है। तो अम्ल प्रबल, क्षार दुर्बल, यानी अम्ल की ताकत ज्यादा और क्षार की ताकत कम। तो जो बनने वाला लवण बनेगा उसमें अम्लीयता के गुण दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर हमने प्रबल अम्ल का इस्तेमाल किया है। तो बनने वाले ऐसे अम्ल को हम अम्लीय, बनने वाले ऐसे लवण को हम अम्लीय लवण कहेंगे। उदाहरण CuSO4। क्षारकीय लवण क्या है? क्षारकीय लवण जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे Na2CO3 धावन सोडा। इसी प्रकार NaHCO3 बेकिंग सोडा भी आ सकता है। कैसे बना होगा ये? गौर करिए, यहां पर हमने एक अम्ल लिया है H2CO3, ये एक दुर्बल अम्ल है, और क्षार लिया NaOH, ये प्रबल क्षार है। तो अम्ल कमजोर और क्षार अधिक ताकतवर। तो चूंकि क्षार अधिक ताकतवर है तो जो लवण बनेगा इनकी उदासीनीकरण क्रिया से उसमें क्षार का गुण दिखाई देगा, क्योंकि क्षार यहां पर हमने प्रबल रूप में लिया है। तो अगर हमारा अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है तो बनने वाला लवण क्षारकीय प्रकृति का होता है। उदाहरण है Na2CO3 तथा NaHCO3। अब हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उनने हमसे पूछा है कि बताओ भाई सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन क्यों होता है? तो आप बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण है, इसलिए इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। और सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि यह एक क्षारकीय लवण है, इसमें क्षारक के गुण पाए जाते हैं, इसलिए जब इसे जल में घोला जाता है तो विलयन क्षारीय होता है। चलिए मैं और इसको सुधार के उत्तर आपके सामने दिखा रहा हूं।
सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl एक उदासीन लवण है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, समान सामर्थ्य समान ताकत के अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से बनता है। अतः सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण हुआ और इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। जलीय विलयन उदासीन का मतलब यह लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता। नीला लिटमस पत्र हो चाहे लाल लिटमस पत्र हो, उससे कोई क्रिया नहीं करता और इसीलिए इसका उपयोग हम खाने में करते हैं। परंतु सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा Na2CO3 एक क्षारकीय लवण है। लिख दीजिए क्यों है? क्योंकि यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की पारस्परिक क्रिया से बना है। क्षार यहां पर प्रबल है, क्षार की प्रबलता के कारण यह लवण हल्का सा क्षारीय होता है। अतः सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन भी क्षारीय होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसलिए इसका प्रयोग हम, क्योंकि यह क्षारकीय गुण है इसमें, यह अम्ल को उदासीन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग हम प्रति अम्ल के रूप में भी करते हैं। चलिए 10वें और अंतिम प्रश्न को हम देख लेते हैं फटाफट। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोर एल्कली अर्थात क्लोर क्षार विधि का वर्णन कीजिए और इसे हम क्लोर एल्कली अभिक्रिया क्यों कहते हैं समझाइए। तो मैं यहां पर क्लोर क्षार प्रक्रिया का चित्र आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। इस चित्र को गौर से देखिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया में होता क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में हम NaCl अर्थात नमक का जलीय विलयन लेते हैं, पानी में घोल लेते हैं। तो यहां नमक को हमने पानी में घोला है और आप जानते हैं जैसे ही नमक को पानी में घोला जाता है ये अपने आयनों में टूट जाता है। Na धन आयन और Cl ऋण आयन टूट गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इन Na धन आयनों की प्रबलता के कारण यहां पर जल के अणुओं का भी विघटन हो जाता है और जल के अणु भी अपने आयनों में टूट जाते हैं, H धन आयन और OH ऋण आयन। अब आगे क्या होगा? इस चित्र को देखिए। यहां पर बैटरी का धन सिरा और ये ऋण सिरा इन्होंने माना है। ये बैटरी के धन सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है ये एनोड है और ऋण सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है ये कैथोड है। अब विपरीत आयन जो आयन है, धन और ऋण आयन, ये विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जाते हैं। Na धन आयन बताइए कहां जाएगा? Na धन आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर जाएगा, ये गया। और उसके बाद OH ऋण आयन ये वहां पर पहुंचकर OH ऋण आयनों से क्रिया कर लेगा। Na और OH आपस में क्रिया करके बना लेंगे NaOH। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनने वाला एक उत्पाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और साथ ही साथ यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। वो कैसे निकलेगी? ये क्लोरीन गैस कहां पे जाएगी? ये भी ऋण आयन है तो ये जाएगी यहां पर धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड की ओर। ये देखो पहुंच गई ना क्लोरीन गैस। यहाँ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे और इस धन इलेक्ट्रोड की ओर, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर कौन पहुँचा है? यहाँ H धन आयन पहुँचे हैं। ये उस इलेक्ट्रॉन को लेकर H परमाणु में बदल जाएंगे और यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो वो भी Cl परमाणु में बदल गया था। बाद में ये परमाणु मिलकर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। तो अगर हम नमक का जलीय विलयन लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो तीन चीजें यहां पर बनती हैं। NaOH बनता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर मिल जाता है। हाइड्रोजन गैस बनती है, ये भी ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड पर बनकर निकल जाती है। और क्लोरीन गैस बनती है, ये एनोड पर इकट्ठी होकर निकल जाती है। तो इस प्रकार क्लोर क्षार अभिक्रिया में नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर तीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त हो जाती है। पर यह इतनी महत्वपूर्ण अभिक्रिया क्यों है? इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्यों कहा इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया? क्योंकि इसमें एक तो क्लोरीन बन रहा है और NaOH क्षार बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्लोर क्षार अभिक्रिया। अच्छा, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बनने वाले तीनों उत्पाद आगे चलकर बहुत काम में लिए जाते हैं। ये देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाले हमारे तीन उत्पादों में से एक है हाइड्रोजन। देखो कितने काम में आती है, ये ईंधन के रूप में काम में आती है, इसका ऊष्मीमान बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बन रही है यहाँ पर। क्लोरीन गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग हम वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए करते हैं। स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के प्लास्टिक जैसे PVC तथा पेस्टिसाइड्स कीटाणुनाशक बनाने में भी इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। और अगर इस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो सिलेंडरों में भरी हुई है इसे अगर मिला दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा HCl, जिसका व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और ये बन रहा है तीसरा उत्पाद NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, इसका उपयोग क्या क्या किया जाता है? तो इस NaOH से हम डिटर्जेंट यानी धावन सोडा Na2CO3 बनाते हैं। ये कांच, कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। इससे हम आर्टिफिशियल फाइबर बना सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को मिलाकर हमने HCl बनाया था, उसी प्रकार NaOH और क्लोरीन को मिलाकर हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनाते हैं, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक और पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। तो देखिए क्लोर छाल प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें बनने वाले उत्पादों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर आ गया क्लोर एल्कली या क्लोर क्षार विधि। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन अर्थात लवण जड़ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये उसकी रासायनिक समीकरण है संतुलित। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी बनता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पादों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो हम किसी चीज को क्यों समझ रहे हैं? समझने से आप उस प्रश्न के उत्तर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, रटोगे तो नहीं कर पाओगे। भाई ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, अधिकतम 5 में भी आ सकता है। और अगर आपने इसे समझा है तो आप इसके उत्तर को अपने अनुसार, अंक के अनुसार, 4 नंबर का है तो कम से कम 50 शब्दों में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। समझ आ रहे थे इन प्रश्नों को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः हम महत्वपूर्ण प्रश्नों, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।